कहते हैं जिंदगी में जो रिश्ते हम खुद तोड़ते हैं वही एक दिन हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं। उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। शहर के सबसे बड़े समारोह में, जहां पूरे जिले की ताकत इकट्ठा थी, वहां एक आईएएस अधिकारी की नजर एक नौकरानी पर जाकर ठहर गई। और जब उन्होंने उसका चेहरा पहचाना तो उनके पैर जमीन में गड़ गए, क्योंकि वो नौकरानी कोई अजनबी नहीं थी। वो उनकी अपनी तलाकशुदा पत्नी थी। और उस रात जो हुआ वो सिर्फ एक पार्टी की कहानी नहीं रही, वो बन गई जिंदगी का सबसे बड़ा सबक। यह कहानी शुरू होती है आज से करीब 10 साल पहले, रायपुर जिले के एक छोटे से कस्बे में। आदित्य रघुवंशी, एक सरकारी स्कूल के मास्टर का बेटा। घर में ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन सपने बड़े थे। बचपन से एक ही धुन थी, आईएएस बनना और अपने माँ बाप को वो इज्जत दिलाना जो उन्हें कभी नहीं मिली। पढ़ाई में आदित्य हमेशा से होशियार था। रात को देर तक पढ़ता, सुबह जल्दी उठता, खाने पीने की परवाह नहीं, बस किताबें और सपना। उसी कस्बे में रहती थी सुमित्रा, एक दुकानदार की बेटी। सांवला रंग, बड़ी बड़ी आंखें और एक ऐसी मुस्कान जो किसी का भी दिन बना दे। सुमित्रा और आदित्य बचपन से एक ही मोहल्ले में पले बढ़े थे। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। जब आदित्य ने यूपीएससी की तैयारी शुरू की, सुमित्रा ने उसका पूरा साथ दिया। अपने हाथ से खाना बनाकर लाती, रात को उसके नोट्स साफ करती। जब आदित्य थक जाता उसे हिम्मत देती। और फिर दोनों के घरवालों की रजामंदी से उनकी शादी हो गई। शादी के बाद भी आदित्य की पढ़ाई जारी रही। सुमित्रा ने घर संभाला। उसने कभी शिकायत नहीं की, कभी नहीं कहा कि मुझे घूमना है, मुझे नई साड़ी चाहिए। बस यही कहती, तुम पास हो जाओ, बाकी सब हो जाएगा। और आखिरकार वो दिन आया, यूपीएससी का रिजल्ट। आदित्य रघुवंशी, ऑल इंडिया रैंक 47। पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। सुमित्रा की आंखें भर आईं। उसने मन ही मन कहा, मेरी मेहनत रंग लाई। ट्रेनिंग के दौरान आदित्य एक नई दुनिया में आ गया। बड़े बड़े लोग, ऊंची सोच, शानदार जीवन शैली। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। पहले वो हर हफ्ते सुमित्रा को फोन करता था, फिर हर 2 हफ्ते में, फिर महीने में एक बार। सुमित्रा इंतजार करती, पूछती, क्या हुआ, सब ठीक है? आदित्य कहता, हाँ, बस बिजी हूँ। ट्रेनिंग में उसकी मुलाकात हुई प्रियंका शर्मा से, एक बड़े नेता की बेटी। पढ़ी लिखी, आधुनिक और शहरी। आदित्य को लगने लगा, सुमित्रा मेरी नई दुनिया में फिट नहीं होगी। वो एक छोटे कस्बे की लड़की है, आईएएस की पत्नी के रूप में वो कैसी लगेगी? यह सोच दिन ब दिन गहरी होती गई। और एक दिन आदित्य घर आया। सुमित्रा ने खुशी से दरवाजा खोला, चाय बनाने के लिए किचन की तरफ मुड़ी। आदित्य ने कहा, सुमित्रा, रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सुमित्रा मुस्कुराती हुई पलटी। हाँ, बोलो। आदित्य ने कुछ सेकंड रुककर कहा, मैं तुमसे तलाक लेना चाहता हूँ। कमरे में जैसे बिजली गिर गई। सुमित्रा के हाथ से दुपट्टा छूट गया। आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या क्या कहा तुमने? मैंने जो कहा वो सुन लिया तुमने। मेरी जिंदगी अब बदल गई है। तुम उस जिंदगी में फिट नहीं होगी। सुमित्रा की आंखों में आंसू आ गए।
उसने कांपती आवाज में पूछा। मैंने क्या गलत किया? बताओ मुझे। आदित्य ने कोई जवाब नहीं दिया। सुमित्रा ने कहा, जब तुम पढ़ रहे थे तब मैं तुम्हारे साथ थी। जब घर में पैसे नहीं थे, मैंने अपने गहने बेचे। जब तुम हार मान रहे थे, मैंने तुम्हें उठाया। और आज आज तुम यह कह रहे हो? आदित्य की आंखें झुक गईं। लेकिन उसका फैसला नहीं बदला। मुझे माफ करो, लेकिन यही मेरा आखिरी फैसला है। सुमित्रा कुछ देर वहीं खड़ी रही। फिर बिना एक भी आंसू गिराए उसने अपना सामान उठाया और दरवाजे से बाहर निकल गई। बाहर निकलते ही उसके पैर थरथराने लगे। दीवार का सहारा लिया और फिर फूट फूट कर रोई। तलाक के बाद सुमित्रा के पास कुछ नहीं था। न घर, न नौकरी, न कोई सहारा। माँ बाप 2 साल पहले ही गुजर चुके थे। पहले कुछ दिन तो वो समझ ही नहीं पाई कि आगे क्या करे। फिर उसने खुद को संभाला। एक छोटा सा किराए का कमरा लिया और काम ढूंढने निकली। कहीं ऑफिस जॉब नहीं मिली, क्योंकि उसके पास कोई डिग्री नहीं थी। शादी के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी थी। तो उसने वो काम किया जो मिला। किसी के घर में बर्तन मांजे, किसी के यहाँ खाना बनाया। एक केटरिंग कंपनी में काम मिला। बड़ी पार्टियों में सर्विंग करना। काम छोटा था, लेकिन सुमित्रा ने कभी शर्म नहीं की। उसने मन में ठान लिया था, मैं टूटूंगी नहीं, मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी। जो है उसी से जीऊंगी, लेकिन अपने दम पर जीऊंगी। रात को काम से लौटकर थकी होती, पांव दर्द करते, हाथ सूज जाते, लेकिन सोने से पहले एक काम जरूर करती। अपने छोटे से दिए के सामने बैठकर कहती, भगवान, बस इतनी हिम्मत देना कि कल फिर उठ सकूं। इसी तरह 2 साल बीत गए। उसी केटरिंग कंपनी को काम मिला। शहर की सबसे बड़ी पार्टी में। श्रीवास्तव हवेली। शहर के नामी उद्योगपति रमेश श्रीवास्तव की बेटी की सगाई थी। पूरे जिले के बड़े बड़े लोग आने वाले थे। सुमित्रा ने भी उस दिन के लिए हाँ कर दी। उसे क्या पता था, उस रात उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। उस शाम श्रीवास्तव हवेली जगमगा रही थी। चारों तरफ फूलों की सजावट, बड़े बड़े झूमर, शहर के नामी लोगों की भीड़। सुमित्रा सफेद यूनिफॉर्म में ट्रे लेकर मेहमानों के बीच घूम रही थी। चेहरे पर कोई भाव नहीं, बस चुपचाप अपना काम। उसी समय हवेली के मुख्य दरवाजे से एक काली सरकारी गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी का दरवाजा खुला और उतरे आईएएस आदित्य रघुवंशी, जिले के नए कलेक्टर। लंबा कद, सफेद कुर्ता, कंधों पर रुतबा। रमेश श्रीवास्तव खुद दौड़कर आए। आइए साहब, आपका इंतजार था। आप ही इस समारोह की शान है। आदित्य ने हल्की मुस्कान दी और अंदर आ गए। लोग उनसे मिलने लगे, हाथ मिलाए जाने लगे, तारीफें होने लगी। आदित्य विनम्रता से सबसे मिलते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी उनकी नजर हॉल के एक कोने में गई। एक औरत ट्रे लेकर मेहमानों को शरबत दे रही थी। सिर झुका हुआ, चुपचाप काम में लगी। पहली नजर में कुछ नहीं लगा, लेकिन अगले ही पल जब उस औरत ने सिर उठाया, आदित्य के पैर वहीं जम गए। वो चेहरा, वो आंखें, वो सुमित्रा थी, उनकी अपनी तलाकशुदा पत्नी। आदित्य की छाती में जैसे कोई मुट्ठी घुस गई। हाथ में पकड़ा हुआ गिलास कांप गया।
उन्होंने एक पल के लिए आंखें बंद की, फिर खोली। सुमित्रा अभी भी वहीं थी, ट्रे थामे, सिर झुकाए। उसने अभी तक आदित्य को नहीं देखा था। आदित्य कुछ पल वहीं खड़े रहे। उनके मन में सवालों का तूफान आ गया। यहाँ कैसे? इस हालत में क्यों? आखिर उसकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ? तभी सुमित्रा मुड़ी और उसकी नजर सीधे आदित्य पर पड़ गई। एक पल, सिर्फ एक पल, दोनों की आंखें मिली। सुमित्रा की ट्रे हल्की सी कांपी। उसके चेहरे पर पहले हैरानी, फिर घबराहट, फिर उसने तुरंत नजरें झुका ली और बिना कुछ बोले आगे बढ़ गई। आदित्य वहीं खड़े रह गए। उनके मन में एक अजीब सा दर्द उठा, जो उन्होंने सालों से महसूस नहीं किया था। पार्टी अपने जोश पर थी। संगीत बज रहा था, लोग हंस बोल रहे थे। तभी हॉल के बीच से एक तेज आवाज आई, अरे, क्या कर रही हो? दिखता नहीं क्या? सबकी नजरें उधर घूम गईं। सुमित्रा के हाथ से ट्रे थोड़ी झुकी थी। एक गिलास गिरकर टूट गया था। श्रीवास्तव परिवार के बड़े बेटे विनोद ने पूरे हॉल के सामने सुमित्रा को डांटना शुरू किया। इतना भी नहीं संभाल सकती? पैसे लेकर काम करने आती हो और ढंग से ट्रे भी नहीं पकड़ सकती? निकालो इसे यहाँ से। सुमित्रा सिर झुकाए खड़ी थी। चेहरे पर कोई जवाब नहीं, बस वही पुरानी चुप्पी, जो अब उसकी पहचान बन गई थी। हॉल में खड़े लोग यह तमाशा देख रहे थे। कोई नहीं बोला, लेकिन एक कोने में खड़े आदित्य यह सब देख रहे थे। उनकी मुट्ठियां भिंज गईं। उन्होंने देखा, सुमित्रा की उंगलियां कांप रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो उन्हें रोक रही थी। वो सुमित्रा जिसने कभी हार नहीं मानी, जिसने आदित्य के लिए अपनी जिंदगी लगा दी, आज वो इस तरह खड़ी थी। आदित्य के अंदर कुछ टूट गया। वो धीरे धीरे भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़े। उनके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, लेकिन आंखों में एक ऐसी कठोरता थी, जिसे देखकर लोग खुद ब खुद रास्ता छोड़ने लगे। विनोद अभी भी बड़बड़ा रहा था। आदित्य उसके सामने आकर रुके। शांत आवाज में बोले, श्रीवास्तव जी। विनोद ने पलट कर देखा और जैसे जमीन खिसक गई। आईएएस साहब सामने खड़े थे। विनोद की आवाज अटकी, आप? सर, वो दरअसल। आदित्य ने बीच में रोका। क्या एक गिलास टूटने पर किसी कोड़ोट इस तरह सबके सामने अपमानित करना जरूरी था? विनोद हकलाया, सर वो बस नौकर हैं। आदित्य की आंखों में एक चमक आई। नौकर, इंसान नहीं? हॉल में सन्नाटा छा गया। आदित्य ने पूरे हॉल में खड़े लोगों की तरफ देखा, फिर शांत लेकिन गहरी आवाज में बोले, हम सब यहाँ जश्न मना रहे हैं, लेकिन यह जश्न तभी पूरा होता है जब हम उन लोगों की इज्जत करें जो इस जश्न को तैयार करने में लगे हैं। पूरा हॉल खामोश था। विनोद का सिर झुक गया और उस भीड़ के बीच सुमित्रा की आंखों से एक आंसू गिर गया। कुछ देर बाद आदित्य ने देखा कि सुमित्रा हॉल से निकल गई है। उनकी नजर उसे ढूंढने लगी। एक वेटर ने बताया, वो पीछे की तरफ गई है। आदित्य धीरे से उस गलियारे में पहुंचे। सुमित्रा दीवार का सहारा लेकर खड़ी थी, आंखें बंद, गहरी सांसें ले रही थी, जैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रही हो। आदित्य के कदमों की आहट से उसने आंखें खोलीं। उसे देखते ही वो सीधी हो गई।
नजरें झुका ली। आप यहाँ क्यों आए? उसकी आवाज बहुत छोटी थी। आदित्य कुछ कदम पास आए। धीरे से बोले, सुमित्रा। उस एक नाम में कितने साल की दूरी थी, कितना दर्द था, कितना पछतावा था। सुमित्रा की पलकें कांपी, लेकिन उसने आंखें नहीं उठाईं। आदित्य ने पूछा, तुम यहाँ कैसे? सुमित्रा ने कुछ नहीं कहा। सुमित्रा। आदित्य की आवाज थोड़ी नरम हुई। सुमित्रा ने धीरे से कहा, जो होना था सो हुआ। मैं ठीक हूं। आप जाइए। आदित्य ने कहा, तुम ठीक नहीं हो और तुम्हें ठीक होने का नाटक करने की जरूरत नहीं है। सुमित्रा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उन्हें रोका और कड़ी आवाज में बोली, आदित्य जी, आपने जो फैसला किया था वो आपका हक था। मुझे उससे कोई शिकायत नहीं, लेकिन अब आप यहाँ आकर मेरी जिंदगी में मत झांकिए। आदित्य कुछ नहीं बोले। सुमित्रा आगे बोली, मैंने सीख लिया है अकेले जीना। मुझे किसी की दया नहीं चाहिए, न आपकी न किसी और की। आदित्य ने उसकी बात सुनी, फिर धीरे से कहा, यह दया नहीं है सुमित्रा। यह पछतावा है मेरा। सुमित्रा ने पहली बार आंखें उठाकर उन्हें देखा। आदित्य की आंखों में वो नहीं था जो उसने उम्मीद किया था। वहां घमंड नहीं था, रुतबा नहीं था। वहां था एक थका हुआ इंसान, एक गलत फैसले का बोझ उठाए। आदित्य ने धीमी आवाज में कहा, उस दिन मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा था, लेकिन उस वक्त मुझे अपनी गलती दिखी नहीं। बाद में समझा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुमित्रा चुप रही। प्रियंका से शादी हुई। 6 महीने में ही सब समझ आ गया। उसे मुझसे नहीं, मेरी कुर्सी से मतलब था। 1 साल में तलाक हो गया। सुमित्रा की आंखों में हैरानी आई। आदित्य आगे बोले, उस दिन के बाद मुझे हर रात नींद नहीं आती, क्योंकि जो चेहरा सामने आता है वो तुम्हारा होता है। उस दिन का, जब तुम बिना कुछ बोले घर से निकली थी। गलियारे में खामोशी छा गई। सुमित्रा की आंखों से आंसू बह निकले। वो धीमे से बोली, क्यों बता रहे हैं यह सब मुझे? अब क्या फर्क पड़ता है? आदित्य ने एक लंबी सांस ली, फिर कहा, इसलिए कि फर्क पड़ता है। मुझे पड़ता है अब भी। कुछ देर बाद आदित्य हॉल में वापस आए, लेकिन इस बार वो अकेले नहीं थे। उनके साथ सुमित्रा भी थी। हॉल में मौजूद लोगों की नजरें उन दोनों पर टिक गईं। आदित्य ने रमेश श्रीवास्तव को बुलाया। श्रीवास्तव जी, मुझे कुछ कहना है। रमेश श्रीवास्तव आए। उनके पीछे पीछे विनोद भी आया। आदित्य ने पूरे हॉल में खड़े लोगों की तरफ देखा, फिर शांत आवाज में बोले, आज आपने जिसे नौकरानी समझकर डांटा, वो कोई साधारण महिला नहीं है। यह सुमित्रा है, और इनके साथ जो हुआ उसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं मेरी भी है। हॉल में सन्नाटा छा गया। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी किसी के सपने में लगा दी, और बदले में इन्हें क्या मिला? अकेलापन, संघर्ष और लोगों का अपमान। सुमित्रा की आंखें भर आईं। आदित्य ने उसकी तरफ देखा, फिर पूरे हॉल के सामने। धीरे से उसके सामने झुके। सुमित्रा, जो मैंने तुम्हारे साथ किया वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी।
मैं माफी मांगता हूँ। सबके सामने पूरा हॉल स्तब्ध था। सुमित्रा की सांसें थम गईं। आदित्य ने आगे कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दोबारा वो जगह देना चाहता हूँ जो तुम्हारी थी, जो हमेशा तुम्हारी रहनी चाहिए थी। हॉल में कुछ पल की खामोशी रही। फिर सुमित्रा ने धीरे से कहा, आदित्य, मैंने आपसे कभी नफरत नहीं की, लेकिन अब मुझे खुद पर भरोसा हो गया है। मैं अकेले भी जी सकती हूँ। इसलिए अगर आप सच में चाहते हैं तो वादा करो कि इस बार आप वो आदित्य रहोगे जो मैंने पहले जाना था, न वो जो बाद में बन गए थे। आदित्य ने उसकी आंखों में देखा। वादा करता हूँ। और उस पल पूरे हॉल में तालियां गूंज उठीं। कुछ लोगों की आंखें भर आईं, कुछ मुस्कुराए। और उस हवेली के उस कमरे में एक टूटी हुई कहानी ने फिर से सांस ली। कुछ महीनों बाद उसी शहर में एक शादी हुई, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी शोर के। आदित्य रघुवंशी और सुमित्रा की। इस बार कोई बड़ी पार्टी नहीं थी, कोई नेता नहीं आया, कोई रुतबा नहीं था। बस थे कुछ करीबी लोग और दो इंसान जिन्होंने गलती से सीखा था। शादी के बाद सुमित्रा ने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की। आदित्य ने उसे पूरा साथ दिया। और 3 साल बाद सुमित्रा ने स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्जाम पास किया। जिस हवेली में उसे एक बार नौकरानी समझा गया था, आज उसी शहर में वो एसडीएम बनकर आई। उस दिन आदित्य ने उससे कहा, मुझे पता था तुम हमेशा से इसी लायक थी, बस मैंने देखना बंद कर दिया था। सुमित्रा मुस्कुराई। और मैंने खुद पर भरोसा करना सीख लिया। दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है, जो लोग हमें छोड़ देते हैं वो हमें कमजोर नहीं बनाते, बल्कि हमें वो ताकत देते हैं जो हमें खुद पता नहीं होती। और जो लोग अपनी गलती मान लेते हैं वो कमजोर नहीं होते, वो सबसे बहादुर होते हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आप आदित्य की जगह होते तो क्या करते। मिलते हैं अगली कहानी में। जय हिंद।